बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होना है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, उसके यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं आपके सामने यूनिट नंबर 4 की तरफ, मॉडर्न वेस्टर्न थिंकर्स। आपके सामने जो आधुनिक जो आपके सामने जो पाश्चात्य चिंतक हुए उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने यूनिट नंबर 4 का, एच जे लेस्की के द्वारा आपके सामने जो बहुलतावादी जो सिद्धांत दिया था, प्लुरलिस्टिक जो सिद्धांत दिया था आपने, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो देखने के बाद में उनको भी देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर वो तीनों जो आपने यूनिट पहले कर रखे उनका लिंक मैंने दे दिया, वहां से जाकर देख लेना। ये पीडीएफ आपको फ्री में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको क्या करना है, चैनल को जो अगर आप कोई फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर जरूर से खरीद लेना। समझ में आ गया आपको? अब अपन शुरू करते हैं। आपके सामने जो एच जे जो आपके सामने लेस्की है, उनके द्वारा जो बहुलतावादी सिद्धांत है उसके बारे में, प्लुरलिस्टिक सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। एच के लेस्की के द्वारा, हेरोल्ड जे लेस्की के द्वारा 20वीं सदी के प्रमुख बहुलतावादी विचारक थे, जिन्होंने राज्य की संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दी। मतलब इन्होंने क्या कहा, जो समाज में जब जब ये आए उस समय क्या लोकतंत्र अब अपने वो नन्हे नन्हे कदम रखना शुरू कर चुका था। उसने जो लोगों की विचारधाराओं में जो दार्शनिक लोग थे, खास करके समाज का आम व्यक्ति तो नहीं, जो समाज में दार्शनिक विचारक थे, उनके दिमाग में वो एक उपज उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी कि ये जो हमारे आसपास की जो संस्थाएं हैं, जो सरकार है या फिर आसपास की जो छोटी छोटी संस्थाएं जो हमें नियंत्रित करके रखती हैं, समझ में आ गया, वो हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ अन्याय कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे साथ क्या कर रही है, हमें जो जनता है उसको कुछ एक दुष्चक्र में फंसा कर रख रही है, और हमें जो लाभ मिलना चाहिए समाज की तरफ से वो वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। तभी एक विचारक आता है जिसका नाम है हेरोल्ड जे लेस्की, और वो क्या कहते हैं आपके सामने, जो पुरानी जो संरचनाएं हैं, राज्य की जो संप्रभु की संरचनाएं हैं, उस समय जो चर्च आपके सामने सभी चीजों को नियंत्रित करता था यूरोप में, उन जैसी जो प्रमुख जो संरचनाएं हैं उनको इन्होंने चुनौती देने का कार्य किया। किस प्रकार से चुनौतियां दी, क्या इन्होंने अपने विचार रखे, इसी के बारे में अपन अब आगे जाकर पढ़ेंगे। आपको पता चल गया कि इनके सिद्धांत की रूपरेखा किस प्रकार से होने वाली है। पहला है राज्य का सीमित संप्रभुता। लास्ट जो लेस्की है, इन्होंने तर्क दिया कि राज्य संप्रभु नहीं है। संप्रभु मतलब खुद के पास ही सारी सत्ता नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद अन्य संघ, चर्च, ट्रेड यूनियन, परिवार, व्यावसायिक समूह में से एक है। मतलब राज्य है ना, वही खुद के पास, ये नहीं कि वही सब कुछ आपके सामने सर्वसत्ता सर्वशक्तिशाली, वही चाहेगा वही होगा और कोई बदलाव नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसमें जो लोग बैठे हैं वही आपके सारे अधिकारों का निर्माण करेंगे, वही उनके अधिकार है, आपके कोई भी अधिकार नहीं। इस प्रकार के उन्होंने क्या कहा कि राज्य सब कुछ नहीं है, राज्य संप्रभु नहीं है, बल्कि समाज में जो अन्य आपके सामने जो संरचनाएं हैं, जैसे चर्च है, समझ में आ गया, जो जैसे हमारे मंदिर होते हैं ना, वैसे आपके सामने वहां पर चर्च का महत्व होता है। ट्रेड हो गए आपके सामने, है ना, यूनियन, ट्रेड यूनियन क्या होती है, जो बड़े बड़े कंपनियां हुआ करती थी ना, या फिर आपके सामने समाज में कुछ लोग, बात पढ़े लिखे लोगों ने या 15-20 लोगों ने, हजारों लोगों ने क्या किया, अब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो समाज से भी लोग हैं, वो अपना यूनियन बना लेते हैं। आपने सुना होगा ना, ये इस चीज की यूनियन है, इस चीज की यूनियन है, इस चीज की यूनियन है। वो यूनियन के लोग हो गए आपके सामने। सबसे छोटी इकाई समाज की परिवार हो गया, और व्यावसायिक समूह है। सभी लोग मिलकर आपके सामने किसका निर्माण करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। सभी लोगों का कम ज्यादा योगदान हो सकता है, अधिक या कम योगदान हो सकता है, लेकिन सबका जरूर योगदान होता है किसी भी राज्य के निर्माण में। ये सभी व्यक्ति आपके सामने ये सभी संघ व्यक्तियों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धित रहते हैं। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, ये क्या है, आपके सामने एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और आपके सामने प्रतिस्पर्धा करती रहती है। संघ की स्वायत्ता, उनके अनुसार ये गैर राज्य संघ व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राज्य में उनकी स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए। मतलब उनका यही मानना था, ये जो संघ है ना आपके सामने, जो छोटी छोटी चीजें आपके सामने, ये आपके सामने उनका बहुत
ये जो ये परिवार हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, चर्च हो गए, ये छोटी छोटी संघ मतलब संस्था, छोटा छोटी जो संस्थाएं हैं, इनका है ना इस राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। समझ में आ गया। और एक व्यक्ति होता है, उसके जीवन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। भाई हर व्यक्ति के धर्म का योगदान है, परिवार का योगदान है, इन ट्रेड यूनियन का लोग हिस्सा होते हैं, तो इन सब लोगों का योगदान होता है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति ने कोई विचारधारा, कोई धार्मिक विचारधारा आप उसको मानते हो, तो उस व्यक्ति को भी मानोगे जो विचारधारा को बता रहा है। समझ में आ गया। तो वही लोग क्या मिलते हैं आपके सामने, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं। और राज्य को उनकी स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए, और जो राज्य है ना वो उनकी स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए। कैसे स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए? जैसे कि अगर आप कोई और धर्म को मानते हो, तो राज्य ये आपको बलपूर्वक नहीं कह सकता कि आप हमारा जो धर्म उसको मानो। समझ में आ गया आपके सामने। परिवार है, वो आपको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, हर व्यक्ति के अपने अपने मौलिक अधिकार होते हैं। आपके सामने राज्य हो सकता है आपके लिए नीतियों का निर्माण करे, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता ना। व्यवसायिक समूह होते हैं, सभी लोग क्या करते हैं भाई, व्यापारी लोगों से भी जुड़े रहते हैं, सभी लोग व्यापार करते भी और व्यापारी समूह से भी जुड़े होते हैं। भाई आप बाजार से चीजें तो खरीदते हो, तो अगर समाज में महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं से नहीं चलेगी, तो क्या होगा, आपके सामने जनता खुश होगी? नहीं होगी। तो राज्य को क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से सारी चीजें उनको भी नियंत्रित नहीं करनी चाहिए, उनको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो यही है राज्य के, आपके सामने लेस्की यही कहा करते थे कि जो समाज में राज्य को क्या करना चाहिए, हर जो छोटी छोटी संस्थाएं उससे उनका निर्माण होता है, और उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, अपने फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को केवल इनके संघों के हितों सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, मतलब राज्य को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से नीतियों का निर्माण करना चाहिए कि हर जो संघ है उसका भला भी हो जाए, और आपस में वो क्या कर सके, अपने अपने हितों में उनके लड़ाई नहीं हो, सभी लोग सामंजस्य के साथ कार्य कर सके। ना कि उन पर पूर्ण नियंत्रित स्थापित करे, बल्कि ना कि उन पर क्या करना चाहिए, उन्हें पूरा के पूरा ऊपर नियंत्रित स्थापित करने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा? आपके सामने जो राज्य के द्वारा। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है नैतिक अधिकार। लेस्की ने संप्रभुता के नैतिक अधिकार पे जोर दिया, मतलब जो जे लेस्की ने क्या कहा कि सभी लोगों को जो नैतिकता और जो संप्रभुता है, जो राज्य है, उसको नीतियों का जब वो निर्माण करे, सभी लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करे, तो किस प्रकार से करे, नैतिकता के साथ कार्य करे। ऐसे नहीं वही एक 1000-2000 रुपए बांटने वाली बात करूं आपके सामने, इससे क्या है, जनता को खुश तो किया जा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है उस विकास का। लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोगों को बस क्या मिलेगा आपके सामने, लोगों की नैतिकता का विकास होगा, लेकिन लोगों को विकास होगा, लेकिन ये विकास क्षणिक है, क्षण भंगुर है, इसका आपके सामने दीर्घकालीन नुकसान देखने को मिलेंगे। ये अनैतिक विकास है एक तरीके से। तो यही है, लेस्की ने यही कहा कि समाज की संप्रभुता के निर्माण में नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने यह तर्क देते हुए कहा कि राज्य की आज्ञाकारिता केवल तभी जायज है जब व्यक्ति के नैतिक कल्याण को बढ़ावा दे। मतलब राज्य, जब जनता है वो राज्य की बात जब भी मानेगी। भाई आप सब लोग, राज्य ने कोई नीति का निर्माण किया, कोई कानून का निर्माण किया, आप कब मानोगे उन सब चीजों को? जब आपको लगेगा कि नीति का निर्माण किया है, जब ये कानून का निर्माण किया है, इससे हमारा भी भला होगा और हमारे आसपास जितनी भी संस्थाएं उनका भी भला होगा, तभी तो आप राज्य की बात मानोगे, वरना आप राज्य की बात क्यों मानोगे? समझ में आ गया। तो उन्होंने भी यही कहा कि जैसे अभी थोड़े से पहले एक जो जो आपके सामने ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनसे पहले एक संबंधित एक नियम बनाया गया था, तो उन्होंने सबने विरोध कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इनसे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा होता है ना, बहुत से कानून बनते हैं जिसके विरोध में जनता खड़ी हो जाती है। क्यों नहीं मानती है जनता राज्य की बात? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारा कोई नैतिक विकास, इससे नैतिक कल्याण नहीं होने वाला है। यदि राज्य अन्यायपूर्ण हो जाता है, अगर राज्य है वो आपकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखे, आपका विकास का ध्यान नहीं रखे, तो व्यक्ति उसके प्रतिशोध करने का अधिकार भी होना चाहिए। मतलब तो क्या होना चाहिए, लोगों को राज्य का क्या करना का विरोध करने का अधिकार होना भी चाहिए। राज्य का लोगों को विरोध करने का पूर्ण अधिकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। उन्होंने शक्ति के विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दिया। उन्होंने क्या कहा आपके सामने, जो शक्ति होती है, जो सत्ता होती है और जो शक्ति होती है, उसके विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। विकेंद्रीकरण क्या होता है सत्ता का? भारत की सत्ता की बात करें, भारत में सबसे बड़ा पद आपके सामने राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति भारत के पास उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होती जितनी किसके पास होती है, प्रधानमंत्री होता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां होती है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर अन्यायपूर्ण काम करे तो उसको कौन रोक सकता है? उसकी कैबिनेट भी रोक सकती है।
अगर वो चाहे तो। और अगर कैबिनेट नहीं चाहे तो क्या कर सकता है आपके सामने, हमारी संसद रोक सकती है, विपक्ष रोक सकता है। अगर विपक्ष विफल हो जाए, अगर पूर्ण रूप से तानाशाही आ जाए तो कौन रोक सकता है आपके सामने, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या कर सकता है, रोक सकता है। समझ में आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना सही से कार्य नहीं कर रहा तो उसको कौन रोकेगा, संसद उसको रोकने का कार्य करती है। क्या कर सकती है आपके सामने, संसद उनको रोकने का कार्य कर सकती है। संसद सही से कार्य नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। समझ में आ गया आपके सामने। अगर कोई गलत नियम कायदा अगर बना दिया तो उसको लागू करने का किसका कार्य होता है भाई, कार्य प्रणाली, जो सरकारी विभाग होते हैं ना, वो उन सभी नियम कायदे जो कानून होते हैं उनको लागू करने का कार्य होता है। तो भाई चाहे तो कार्यपालिका भी अच्छे से कार्य नहीं करेगी, लेकिन कार्यपालिका अगर अच्छे से कार्य नहीं कर सकती है तो उनको संसद भी रोक सकता है। और कौन रोक सकता है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट भी रोक सकता है, अदालत भी रोक सकते हैं। तो यही है, इसी को क्या बोला जाता है, शक्ति किसी एक संस्था के हाथ में नहीं होती होकर उसको विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब अलग अलग लोगों के हाथों में सत्ता है, सभी एक दूसरे की जो शक्ति है उसको नियंत्रित क्यों है, अपने उन एक दूसरे की शक्तियों में टकराव नहीं देखने को मिलता है, एक दूसरे के सामंजस्य के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। समझ में आ गया ना, अच्छा उदाहरण दिया, इसके माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। लोकतांत्रिक भागीदारी मतलब सभी लोगों को समान अधिकार हो, जिससे व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता और जो सामूहिक विभिन्न समूहों की जो पहचान है वो सुरक्षित रह सके। इससे क्या फायदा हुआ, सभी व्यक्तियां हैं, सभी जो व्यक्ति हैं उनकी जो स्वतंत्रता है वो भी बनी रहे, और जो समूह है, अलग अलग प्रकार के जो समूह है उनकी पहचान है वो भी बनी रहे। जो लेस्की है उनके द्वारा जो बहुलवादी जो सिद्धांत है उसको राज्य के एक आवश्यक लेकिन सीमित इकाई के रूप में जाना। मतलब जो जेक लेस्की है उन्होंने जो बहुलवादी जो सिद्धांत है उसके बारे में राज्य को क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन एक सीमित इकाई के रूप में माना। जो राज्य की बहुलतावादी प्रकृति को पहचानता, उन्होंने क्या बताया, बहुलतावादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य किसी एक चीज से नहीं मिलकर बना है बल्कि समाज के अलग अलग पहलुओं से मिलकर बना है, जिसमें परिवार, चर्च, धर्म, ट्रेड यूनियंस और व्यापारिक संगठन है वो सारे मिलकर क्या करते हैं आपके सामने, एक राज्य का निर्माण करते हैं। साथ के साथ उन्होंने समूह है कि जो अलग अलग जो समूह बताए इनके साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी इन्होंने बात की है। तो इस समय आपके सामने जब जेएस लेस्की आए तब आपके सामने जो लोकतंत्र वो अपने नन्हे नन्हे कदम रखना शुरू हो चुका था, और उस समय इन्होंने अपने विचार रखे थे। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा प्रश्न। अब अपन बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की तरफ। हेन्ना एरेंट का टोटलिज्म का जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे आपके सामने कि हेमा एरेंट का जो टोटलिज्म का सिद्धांत है वो क्या था। अब उनके टोटलिज्म सिद्धांत की बात करें हेमा एरेंट के, हेमा एरेंट आपके सामने एक प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिक थी, है ना। मतलब उनका जो राजनीतिक विचार थे वो एक तो आपके सामने बहुत ही समृद्धशाली राजनीतिक विचार है। उन्होंने अपने जो राजनीतिक विचार हैं द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म में सर्वाधिकारवाद की बात की। मतलब इन्होंने, देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा टोटलिज्म, कहीं ना कहीं आपके सामने राजनीति की बात है। राजनीति में अगर सर्वाधिकारवाद आ जाए, सर्वाधिकारवाद मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही संस्था है, उसके पास सारी शक्तियां हैं, उसी ने सबको नियंत्रित कर रखा है, कहीं ना कहीं उसकी बात हो रही है। आपको इस बात से ये कुछ ना कुछ पता चल रहा है। आपके सामने अगर ये बात सामने आए तो आपको यही पता चलेगा कहीं ना कहीं आपके सामने यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कोई ना कोई एक सत्ता, एक शक्ति की बात हो रही है राजनीति में। उन्होंने इस चीज पे गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने पारंपरिक तानाशाही और जो निरंकुश सत्ता है उसका एक मौलिक रूप से भिन्न राजनीतिक व्यवस्था माना। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र और जो तानाशाही होता है उसके निरंकुश सत्ता होती है, जो एक निरंकुश सत्ता होती है उसका क्या स्वरूप होता है, मतलब लोकतंत्र और जो तानाशाही में क्या अंतर होता है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बात की है। तानाशाही है पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने लोकतंत्र का एक जो विकृत आपके सामने एक समाज दिखाई पड़ता है उसके बारे में इन्होंने बात की। पहला पॉइंट है इसके अंदर इन्होंने किसकी बात की, अकेलेपन और अलगाववाद पे आधारित था। एरेंट के अनुसार, जो हेमा एरेंट है, उन्होंने क्या बताया, सर्वाधिकारवाद समाज में व्यक्तियों के अकेलेपन और अलगाववाद का फायदा उठाता है। मतलब इन्होंने किस चीज की बात की, हेमा एरेंट ने किस चीज की बात की कि जो सर्वाधिकारवाद होता है आपके सामने वो समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनके अकेलेपन व अलगाववाद का फायदा उठाता है, जहां लोग पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक संरचना से कटे हुए महसूस करते हैं। मतलब
कोई भी तानाशाही आती है वो सबसे पहले क्या करती है, जैसे जर्मनी में तानाशाही आई तो एडोल्फ हिटलर ने लोगों को क्या दिलासा दी, उन्होंने यही कहा कि मैं ही आपका क्या हूं, आपके सामने। उस समय क्या था, बहुत ज्यादा गरीबी देखने को मिल रही थी जर्मनी में, गृह युद्ध देखने को मिल रहा था, जो पुराने सत्ता थी उससे लोग क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। उन्होंने क्या, पुरानी जो सत्ता है उन्होंने जो जर्मनी के लोगों को क्या कर दिया था, बिल्कुल मतलब गरीबी, बेरोजगारी, सब कुछ चरम सीमा पर चल रही थी। तब एक व्यक्ति निकल कर आता है जिसका नाम होता है एडोल्फ हिटलर, और वो लोगों को क्या कहता है, लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं ही आपका सेना नायक हूं और मैं क्या कर सकता हूं, आपका विकास कर सकता हूं, मैं आपकी जो ये इस समय की जो स्थिति है इसको पूर्ण रूप से बदल कर रख दूंगा। समझ में आ गया। और उसने जब वो आया तो उसने वो कुछ कुछ चीजें ऐसी करके भी दिखाई कि जनता को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये हमारा वसीहा यही व्यक्ति है। जब आपके समाज में लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म होंगी तो याद रखना इस बात को, यही चीजें आपको विश्वास दिलाया जाएगा कि मैं आपका मसीहा हूं। और इस मसीहा बनने में वो देशभक्ति की बात करेगा और धर्म को सबसे आगे रखेगा। धर्म समाज का कोई एक वर्ग को वो पकड़ेगा जो पहले से कटा हुआ होगा, जो खुद को अलग महसूस करेगा। आपको डराया जाएगा कि आपका धर्म खतरे में है, आपका देश खतरे में है, आपका जो समाज में जो स्थिति दिखाई दे रही है ये कुछ उन लोगों की वजह से है, और आपको क्या करना है, उन लोगों से आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। और वो मुक्ति कौन दिलाएगा, हमारी सरकार या सत्ता दिलाएगी या मैं दिलाऊंगा आपको। समझ में आ गया। तो हेमायनेट ने यही बताया कि अकेलेपन का जो फायदा उठाते हैं ये लोग, आपके सामने तानाशाही लाने वाले लोग, जो क्या करते हैं, समाज के उन लोगों को टारगेट करते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या है, कटे हुए हैं आपके सामने, जिनको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिले हैं। अगला पॉइंट है, आतंकवाद और विचारधारा के दो स्तंभ होते हैं। ये क्या करते हैं आपके सामने, अब कैसे कैसे तानाशाही आएंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। पहला, आतंक। यह न केवल व्यक्तियों को बल्कि सभी नागरिकों को नियंत्रित करने को लगातार भय दिखाने का व्यवस्थित साधन है। जो व्यक्ति आपके सामने तानाशाही लेकर आएगा वो आपके सामने पहले किन को टारगेट करेगा, अच्छे से समझा। पहला पड़ाव क्या है, वो उन लोगों को टारगेट करेगा जो आपके सामने, जिनका ज्यादा विकास नहीं हुआ, जो राजनीतिक रूप से पहले उनके अंदर विचारधारा अलग अलग होने की विचारधारा है, जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से कटे हुए हैं, वो पुरानी सरकारों से क्या है, वो पीड़ित हो चुके हैं। पहला तरीका, उनको क्या करेगा, उनको टारगेट करना करेगा। अब कैसे टारगेट करेगा, उनको डर दिखाएगा। क्या डर दिखाएगी वो सरकार, कि जो विरोधी है ना, जो उनको क्या करेगा, सभी नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए लगातार भय दिखाया जाएगा कि आपको ना, जो आपका पड़ोसी देश है वो आपको नियंत्रित कर लेगा, है ना। देशभक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पर, क्या आपका धर्म खतरे में है, आपका देश खतरे में है, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति खतरे में है, आपका समाज कुल खतरे में है, इस प्रकार की चीज दिखाई जाएगी। और उसके आसपास आपका एक ऐसा वातावरण बना दिया जाएगा, वैसे आपके सामने झूठे प्रोपेगेंडा चलाए जाएंगे, झूठी चीजें दिखाई जाएंगी कि आपको लगेगा कि सही में सब कुछ खतरे में है। यह राज्य की सत्ता को असीमित व अप्रत्याशित प्रयोग है। और इसमें क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ पर जो सत्ता है, लोगों की जो सत्ता है उसका असीमित व अप्रत्याशित प्रयोग दिखाई पड़ता है। फिर आपके सामने क्या करेंगे, आपके सामने जो पहले तो लोगों को डरा कर रखेंगे, फिर क्या करेंगे, एक विचारधारा आप पे उत्पन्न करेंगे। डरा हुआ व्यक्ति आपके सामने, भाई डरे हुए व्यक्ति को आप कोई भी बात बता दो वो मान जाएगा, आपके सामने मान जाता है ना। तो यही दिखाते हैं। फिर आपके सामने क्या करेंगे, ये एक समग्र विश्व दृष्टि है जो एक जीवन के हर पहलू को समझती बल्कि एक भविष्य की भविष्यवाणी करती है। मतलब ये क्या बताएंगे आपको, इस तरीके से बताएं कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, आपका धर्म सबसे अच्छा है, आपकी नस्ल सबसे अच्छी है, आपका देश सबसे अच्छा है। आपको एक झूठी उम्मीद दी जाएगी, आपको एक झूठी परिकल्पनाओं में डाल दिया जाएगा, आपको एक झूठी विचारधारा आपके ऊपर थोप दी जाएगी कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, आप दुनिया में भविष्य में सबसे अच्छे बनने वाले हो, सबसे श्रेष्ठ बनने वाले हो। जैसे जर्मनी में नाजीवाद के नक्सली सर्वश्रेष्ठता, साम्यवाद व ऐतिहासिक नीतिवाद की कहा। मतलब उन्होंने क्या बताया, जो नाजीवाद है, हिटलर ने क्या कहा कि नाजी जो लोग है वो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। चाहे वास्तविकता थी या नहीं थी, लोगों को पहले डराया उन्होंने यहूदियों के खिलाफ कि यहूदी आपका क्या करेंगे, आपका नुकसान कर देंगे, आपको नुकसान पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले डराया और फिर उनको विश्वास दिलाया, उन्हीं लोगों को, डरे हुए लोगों को, कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। समझ में आ गया। ये विचारधारा सभी तत्वों अनुभव से परे होती है। और जो ये विचारधारा होती है इस प्रकार की, इसमें कोई तथ्य नहीं होंगे, कोई अनुभव नहीं होगा, बस आपको परिकल्पनाओं पे, झूठी विचारधाराओं में फंसाकर आपका शोषण करना शुरू कर देंगे अब धीरे धीरे लोग। फिर क्या करे जाएगा, अच्छे से समझना, डरा हुआ लोग क्या हो चुका है, अब उसको विश्वास मिल चुका है कि यही व्यक्ति है ना, यही व्यक्ति जो आपको क्या कर रहा है, विश्वास दिला रहा है कि तुम कुछ कर सकते हो। अब कोई व्यक्ति है जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर कोई आदमी, भूखे हुए आदमी को अगर आपने रोटी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको मसीहा मानने लग जाएगा।
यही बात है, वो डरा हुआ व्यक्ति था, उसको पहले उसको क्या किया, वो पीड़ित व्यक्ति था, उसको आपने थोड़ी सांत्वना दी, फिर उसको डराया कि देखो तुम उस व्यक्ति की वजह से पीड़ित हो, और फिर आपको क्या करोगे, तुम उसका विरोध करो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम सर्वशक्ति हो। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस व्यक्ति में विश्वास आ जाएगा और वो व्यक्ति उसको क्या करने लग जाएगा, उस जो विचारधारा उसको मानना शुरू कर देगा। फिर अगला पॉइंट है व्यक्ति का पूर्ण विलय। सर्वाधिकारवाद की जो शासन की व्यक्ति की स्वतंत्रता, पहचान व स्वायत्ता को पूर्ण स्वीकार कर देती है। अब क्या कहता है, जो सर्वाधिकारवाद, जो तानाशाही लोग क्या करते हैं, अब यहां पर आपकी पहचान नहीं रह जाती है। जैसे लोकतंत्र में हर व्यक्ति की मौलिक पहचान है। आप अपनी सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हो, आप भारत के प्रधानमंत्री को डांट सकते हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल सकते हो, आप अपने आपसे शक्तिशाली कोई संस्था है उसके खिलाफ आप बोल सकते हो कि इन्होंने गलत काम किया, इन्होंने सही काम किया, बोल सकते हो ना। आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं, उनका संरक्षण हमारा संविधान करता है। लेकिन तानाशाही में ऐसा नहीं होता है, आपके कोई मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। आप जिस समुदाय के हो बस आपके उसी के अधिकार है। अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया, अगर आपको वो चीज अच्छे लग रही है नहीं लग रही है, सरकार ने जो नियम बनाया, अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो चाहे आप समूह से होगे, आपको क्या कर दिया जाएगा, देश विरोधी बोलकर आपको क्या कर दिया जाएगा, देश से निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको देशद्रोही बोला जाएगा। तो यही इसी चीज को क्या कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी खुद की स्वतंत्रता और पहचान वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। और ये क्या करती है, किसमें हो जाती है, एक बड़े अप्रतिभेद्य जनसमूह का हिस्सा बन जाती है। और अब आपके सिर्फ आपके मौलिक अधिकार नहीं है, पूरे समूह के मौलिक अधिकार है। जैसे नाजी लोग हैं, कोई भी नियम होता था वो पूरे नाजियों के लिए होता था। अगर आप नाजी लोग हैं उनके खिलाफ अगर आप नाजी होते हुए भी बोल देते थे तो आपको क्या हो जाता था, आपका देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था। आपको समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एनिमी। ऑब्जेक्टिव एनिमी क्या होती है, एक व्यवस्था व काल्पनिक वास्तविक शत्रु बना दिया जाता है। वो क्या करते हैं, आपके सामने जो तानाशाही में जो लोग आते हैं वो एक काल्पनिक शत्रु बनाएंगे आपके सामने। जैसे आपको कहेंगे कि आपका धर्म खतरे में है, क्या आपका धर्म खतरे में है, आप उन्हीं धर्म अलग धर्म के लोगों के साथ आप भी रहते होंगे, अपनी क्लास में बैठते होंगे, आप समाज में रहते होंगे, कभी आपको लगा कि आपको उन लोगों से खतरा है, नहीं होगा। शायद आप जिस जो परिवहन करते हो तो आप शायद उन्हीं की बाइक पर बैठ के आए होंगे, वो आपके सामने जो बस को चला रहा था, जो गाड़ी को चला रहा था, वो भी आपके सामने और दूसरे धर्म से हो सकता है। लेकिन आपको बार बार ये बताया जाएगा आपका धर्म खतरे में है, आपका कुल खतरे में है, आपका वंश खतरे में है, आपका जो ये जो नस्ल है वो खतरे में है, आपका देश खतरे में है। इस प्रकार का क्या काल्पनिक शत्रु बनाए जाएंगे आपको, जो वास्तविक नहीं होगा। जिसमें जो नाजी हैं, जो नाजियों के लिए यहूदी व स्टोनियों के लिए वर्ग शत्रु, जैसे जो जर्मनी में जो नाजियों को जो नस्ल होती थी, नाजी हैं जो लोग वहां पर हुआ करते थे, उनको बताया कि यहूदी तुम्हारे क्या है, जो आपके लिए खतरा है, इनसे तुम्हें बचकर रहना लगा। इटली में जो स्टेलिन है उसने क्या कहा, वर्ग जो ये तुम्हारा वर्ग है वो तुम्हें शत्रु बना हुआ है। तो इस प्रकार के वो काल्पनिक शत्रुओं का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो आपके सामने उनको वो, और इस प्रकार से वो खुद को दिखाती है सरकार कि मैं ही आपको इन शत्रुओं से बचा सकती हूँ, ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। अगले वाला पॉइंट है कानून विहीनता और अप्रत्यक्षता। यह किसी भी स्थापित कानून व नैतिक मापदंड से ऊपर कार्य करता है। अगर अपन बात करें आपके सामने जो ये जो कानून विहीनता दिखाई पड़ती है, इसमें क्या होता है, आपके सामने कोई भी प्रकार के जो कानून है वो नहीं लागू होता है। पूर्ण रूप से कानून है आपके सामने, जो नैतिक मापदंड है आपके सामने वो कार्य करते हैं, जिससे कोई भी कार्रवाई अप्रत्याशित व मनमानी मानी जाती है। मतलब इसमें क्या माना जाता है कि कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है वो अप्रत्याशित है, वह मनमानी है। एरेंट ने सर्वाधिकारवाद के माध्यम से मानव इतिहास का एक नया व भयावह राजनीतिक रूप बताया। उन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो एमा एरेंट है, इन्होंने सर्वाधिकारवाद के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि समाज में जो ये राजनीति का एक नया व भयावह रूप आया है, ये जो कौन से तानाशाही है, लोकतंत्र का एक खतरनाक रूप है तानाशाही, उसके बारे में उन्होंने हर चीज को खोल के रख दी, किस तरीके से एक लोकतंत्र से कैसे एक लोकतंत्र आपके सामने तानाशाही की तरफ बढ़ता है। मुझे आपको पता, आप भी राजनीति के विद्यार्थी हो, आपको भी हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। यह है हेमा एरेंट का टोटलिज्म का सिद्धांत। कैसा लगा आप जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।